शहर से बस थोड़ी ही दूर रोहन अपनी माँ के साथ रहा करता था। रोहन की माँ घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। कभी कभी उसे रोहन को अपने साथ भी लेकर जाना होता था अगर किसी घर में वो काम करती थी तो। जैसे तैसे इन लोगों का गुजारा चल रहा था। रोहन की माँ सभी घरों में बर्तन मांज कर, उनके घरों का खाना बनाकर और कपड़े वगैरह धोकर जो भी पैसे लाती उससे रोहन की पढ़ाई और घर का खर्चा चल रहा था। रोहन पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत तेज था। उसके बहुत सारे सपने थे। स्कूल जाते हुए बच्चों को जब वो देखता तो वो भी सोचता था कि काश मैं इनकी तरह भी अपने कंधे पे बैग लटकाता और स्कूल वैन में बैठकर स्कूल जाता। खैर पैसे की कमी और बच्चों जैसे आर्थिक स्थिति नहीं होने के चलते रोहन अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ अलग अलग घरों में काम करती और उससे जो पैसे मिलते घर का भी खर्च उसी से चलाना होता था। तो पैसे इतने नहीं बचते थे कि रोहन की एक बहुत ही अच्छे से स्कूल में पढ़ाई हो सके। लेकिन रोहन को पढ़ने का बहुत ही शौक था। एक दिन रोहन की माँ एक घर में काम करने गई। घर की मालकिन ने कहा, सीता सुनती हो, तुम्हें तो पैसे की बहुत कमी रहती है ना। मेरी एक सहेली है, उसके घर में काम करोगी? वह अपने लिए बहुत अच्छी नौकरानी ढूंढ रही है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। सीता ने कहा, बहुत अच्छा दीदी, अगर आप मुझे वहाँ काम दिला देंगी तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुछ पैसे और आ जाएंगे हाथ पर तो मैं अपने घर का अच्छे से खर्च चला सकूंगी। औरत ने कहा, ठीक है, मैं बता देती हूँ और मैं बात कर लेती हूँ, मैं तुम्हें बता दे दूंगी। अगली सुबह जाकर उससे जरूर तुम मिल लेना। इतना सुनने के बाद सीता कहती है, थैंक यू दीदी, मैं बिल्कुल चली जाऊंगी। और वह काम करने के बाद अपने घर आ जाती। घर पे वो रोहन को बताती है कि रोहन, मुझे एक जगह और नई जगह काम मिल रहा है, मेरे साथ कल जरूर चलना। अगर वहाँ काम मिल गया ना तो अच्छे खासे पैसे और आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हारा एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में कराऊंगी। अगली सुबह दोनों माँ और बेटे उस घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ का पता उस औरत ने ही दिया था। घर के अंदर जाने के बाद सीता कहती है कि मैडम जी, आपने हमें बुलाया, मैं आपके घर का सब काम कर दूंगी, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा और कपड़े तक धो दूंगी। उसने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, इतना सारा काम मेरा टाइम पे हो जाना चाहिए और बदले में मैं सिर्फ तुम्हें 2000 रुपये ही महीने का दे पाऊंगी। सीता 2000 रुपये में भी राजी हो जाती है। 2000 रुपये इसके लिए बहुत मायने रखते हैं। और सीता उससे कहती है, ठीक है मालकिन, मैं सारा काम कर दूंगी, मैं कल से ही आपके यहाँ आ जाती। अगले दिन से सीता उसके घर पे काम करने लगती है। कभी कभी वो रोहन को भी अपने साथ लेकर आती है। रोहन बराबर उनके घर आता है और काम करता है। एक दिन रोहन देखता है कि घर के बाहर एक झोपड़ी नुमा घर के अंदर एक बूढ़ी औरत है जो हमेशा बेड पे पड़ी रहती है और खांसते रहती है। रोहन डरते डरते उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जैसे ही रोहन जाता है वो बुढ़िया खांसने लगती है। रोहन डर के मारे भागने लगता है। तभी बुढ़िया आवाज देती है, अरे बेटा सुनो, इधर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे दोगी? रोहन आवाज सुन के रुक जाता है और कहता है, बिल्कुल दादी, मैं तुम्हें अभी पानी ला कर देता। रोहन जल्दी जाता है, एक गिलास पानी लाता है और बुढ़िया को पानी दे देता है। बुढ़िया उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। फिर तो जैसे जैसे समय बीतता है रोहन का बहुत ज्यादा समय उस बुढ़िया के साथ गुजरता है। बुढ़िया का भी मन लगने लगता है। एक दिन मौका देकर रोहन उससे पूछ ही लेता है कि दादी, ये बताओ, तुम उस घर में क्यों नहीं रहती? घर के बाहर तुम्हें क्यों रखा गया है? बुढ़िया कहती है, बेटा क्या बताऊं, ये मेरे बेटे पतोह ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और इस झोपड़ी में रख दिया है और मुझे अच्छे से खाना भी नहीं देते हैं और मुझे बहुत सताते हैं। कहते हैं कि जितना जमीन जायदाद है ना, सब मेरे नाम कर दो और जल्दी से कर दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार भी डालेंगे। रोहन का तो बालक मन था, वो इन सारी बातों को समझ नहीं पाता है। एक दिन रोहन जब अपनी माँ के साथ वहाँ आता है तो देखता है कि बुढ़िया की मौत हो चुकी है और काफी भीड़ है। उसके बहू और बेटे छूट छूट कर रोना रो रहे थे।
रोहन को बहुत बुरा लगता है। वो उस बुढ़िया दादी के साथ खेलते खेलते काफी घुल मिल गया था। खैर, मौत होने के बाद वो झोपड़ी खाली पड़ जाती है। अब जब भी रोहन अपनी माँ के साथ आता, उसी झोपड़ी में जाके बैठता और उसी बुढ़िया के बिस्तर पे बैठता था। एक दिन रोहन उस बुढ़िया के बिस्तर पे बैठ के कुछ पढ़ना शुरू किया। यह क्या, देखते ही देखते एक बार वो जितने पेज को देखता, पूरा का पूरा पृष्ठ उसे याद हो जाता था। उसने और भी किताबों के साथ ये परीक्षा की और उसे सभी के सभी पृष्ठ तुरंत ही याद हो जाते थे। रोहन काफी खुश हो जाता था। रोहन के अंदर यह शक्ति कहाँ से आई, रोहन को भी नहीं पता था। लेकिन रोहन क्या जाने कि उसने जो अच्छे काम किए थे, अच्छा पुण्य काम किया था, उसका वो फल था। रोहन मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू करता है। धीरे धीरे साल बीतते हैं, उम्र बढ़ती है और रोहन का सपना होता है वह अपने जिले के कलेक्टर जैसा एक्टिंग बन के दिखाए। बहुत जल्द रोहन आईएएस की परीक्षा पास भी कर लेता है और कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद पूरे मोहल्ले में और पूरे शहर में उसकी जय जयकार होती है। सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं। रोहन की पहली पोस्टिंग उसी जिले में होती है जहाँ पे उसकी माँ काम किया करती थी। संयोग से उसी घर के बगल में उसे अपना सरकारी क्वार्टर भी मिलता है जिसमें वो रहने का। एक रात रोहन अपने सरकारी बंगले में सो रहा होता है। रात में उसे सपने में एक औरत दिखाई देती है जिसका बहुत सारे लोग मिलकर जबरदस्ती गला दबा रहे हैं और वह बार बार रोहन रोहन चिल्ला रही होती है। रोहन की नींद खुल जाती है। एकाएक डर के मारे उठ के बैठ जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से भीग जाता है। रोहन काफी डर के मारे बाहर आता है, एक दो गिलास पानी पीता है और फिर जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर जैसे रात में सोने जाता है, फिर से वही सपना आता है उसे। रोहन बहुत डर जाता है। रोहन हालांकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, फिर भी उसे डर लगा रहता था। वह बगल में एक तांत्रिक के पास चला जाता है। उसका एक सिपाही कहता है कि साहब जी, आप तो मानेंगे नहीं, लेकिन बगल में बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा रहते हैं, आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए। रोहन अनमने भाव से उसके साथ जाता है। तांत्रिक जैसे ही रोहन को देखता है, कहता है कि कोई ऐसी आत्मा है जो सिर्फ आप ही को याद कर रही है और आप ही के जरिए वह न्याय पाना चाहती है। तो आप अपने स्तर से जांच कीजिए कि वो कौन है और कैसे आप पता करेंगे। और ये आपको अलग अलग रातों को अलग अलग तरीके से आपको ये सपने आएंगे। हो सकता है सपने में ही आपको वो आत्मा बताए कि वो क्या चाहती है। रोहन को ये सब बातों पे उतना विश्वास नहीं होता है। वो वापस आ जाता है। वो तो सिर्फ अपने अर्दली के कहने पे चला गया था। अगली रात रोहन जैसे सोता है, उससे अपने बचपन के सपने आने लगते हैं। कैसे वो बूढ़ी दादी के पास जाके खेलता था, कैसे उनके साथ बातें करता था। और फिर थोड़ी देर के बाद सपने में यही आता है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे बचा लो। और फिर से उस आत्मा के गले को बहुत सारे लोग दबा रहे होते हैं। रोहन की नींद फिर से खुल जाती है और फिर वो डर के बैठ जाता है। सुबह रोहन जब उठता है तो वो अपनी पुरानी सभी घटनाओं को एक जगह एकत्रित करना शुरू करता है। तब उसे ध्यान आता है कि अच्छा, मेरी माँ जहाँ पे काम किया करती थी वहाँ पे मेरे साथ खेलने वाली एक बूढ़ी दादी थी और मैं जब वहाँ गया था एकाएक उनकी मृत्यु हो गई थी। रोहन अपने साथ लाव लश्कर लेकर, पुलिस बल लेकर उस घर में आता है और उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करता है। पहले दो लोग नानुकुर करते हैं, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सभी के पसीने छूट जाते हैं और सारा सच उगल देते हैं। उनके बताए अनुसार झोपड़ी के बगल में खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद वही पेड़ के नीचे से एक कंकाल निकलता है। वह कंकाल और किसी का नहीं था मित्रों, वह कंकाल उस बूढ़ी औरत का था जिसे इन लोगों ने दौलत की लालच में गला दबाकर मार दिया था। लेकिन वो बूढ़ी औरत रोहन से मात्र कुछ ही दिनों में इतना प्रेम करने लगी थी कि उसके अंदर जो भी शक्ति थी उसने
रोहन को दे दिया था। उसी शक्ति की बदौलत रोहन फटाफट बहुत सारी चीज़ें याद कर लेता था और आज जिले का कलेक्टर भी बन गया था। रोहन सभी गुनहगारों को पुलिस से पकड़वाता है और उन्हें सजा दिलाता है। अगली रात जब रोहन सोने जाता है तो देखता है सपने में फिर से वही सपना आता है, लेकिन अभी सपने में वो बूढ़ी औरत आती, कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि एक दिन तुम जरूर आओगे और मुझे न्याय जरूर दिलाओगे, और मैं तुमसे इसीलिए इतना प्रेम करती, इसीलिए मरने के बाद भी मेरे पास जो भी शक्तियाँ थी मैंने तुम्हें दे दी। और देखो उसी का परिणाम कि आज तुम जिले के कलेक्टर बन गए। इसी तरह से सभी की मदद करते रहना और कभी भी किसी दुखियारी को सताना नहीं। कैसी लगी कहानी दोस्तों जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। Thank you very much for watching. See you in the next story.